0 0 होता है। कुछ भी आ ही नहीं रहा है, उसका सी का मान निकल ही नहीं रहा है उसमें। सी का मान नहीं निकल रहा है, मतलब कुछ तो आ रहा होगा ना, 0 0 टाइप आ रहा है। हाँ जीरो, सिर्फ जीरो आ रहा है। सिर्फ 0 आ रहा है, तब तो ठीक है, 0 है उसका वैल्यू, कोई इससे दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। 0 हो सकता है, भाई ओके। 0 आ रहा है तब प्रॉब्लम है। ओ, सी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी कांस्टेंट है ना, मतलब आपका सी का वैल्यू हो सकता है, बट कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसमें 0/0 का फॉर्म आता है। ऐसा आया है कभी? क्या मैम? 0/0 आया है कभी? यस मैम, पिछले क्लास में क्वेश्चन हुआ था ना उसमें। 0/0 आ रहा है तब प्रॉब्लम है, तब आप यस। मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन 0 आ रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 इज अ वैल्यू। जैसे हम लोग लिखते हैं ना y = 6x, y यस। = एक स्ट्रेट लाइन तो हो ही सकता है, तो यस। बन ही गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। y = mx + c होना चाहिए, c नहीं है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। रवि रंजन, कोई प्रॉब्लम की है जो अब तक पढ़े हैं उसमें, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ। मैम एक और क्वेश्चन दिए थे जिसमें ये x² y + xy² = aq था, तो उसमें aq का इसमें तो कोई कुछ भी नहीं है इसमें का। एक क्यू नहीं तो एक एक क्यू। हाँ हाँ, एक कांस्टेंट है ना यहाँ पे, हाँ, एक कांस्टेंट है। उसका यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसी ही लेकर बनाएंगे ना। हाँ, डिफरेंशिएट करिए जैसे बनाते हैं। ए का वैल्यू नहीं है तो क्यूब के टर्म में मान लो। रवि रंजन 2 हैं क्या आपके क्लास में? नो मैम, एक ही है। तो ये कौन रवि रंजन है बार बार एंटर करता यस है मैम, दो है, दो है, दो है। हमेशा? ए का वैल्यू हमें, मतलब अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू अगर कुछ टर्म में आ रहा है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को रिप्रेजेंट करें तो कोई वैल्यू आ रहा है तो वो उसमें रहेगा, यस। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो नहीं नहीं रहेगा। ओके। और कुछ आकाश? रोल नंबर 3। आवाज नहीं आ रही है मेरी? अनम्यूट कर दिया, बोल नहीं रहे हो। निशांत, आपको कोई इशू टॉपिक से रिलेटेड? नहीं? यस मैम। कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? नो मैम। सब क्लियर है? हम क्लियर नहीं है मैम, पिछले क्लास में नहीं थे तो क्या पूछ पिछले मैम। क्लास में नहीं थे, क्यों एब्सेंट क्यों हो रहे हो तुम लोग, ये बताओ तो पहले। मैम 2-3 दिन मैम लेट हो गया था तो इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि आप एंट्री नहीं दी। लेट होने पे ज्वाइन नहीं किया था? लेट होने पे तो एंट्री तो खैर हम बहुत दिन दे। हम हॉस्पिटल गए थे मैम। क्या हुआ हॉस्पिटल में? हमको नहीं हुआ था, मतलब अंकल का थोड़ा तबीयत खराब है तो वही साथ में आते जाते हैं। अच्छा, इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए। यस मैम। और ठीक है। हाँ ठीक है मैम। देखो आज हम लोग ना कुछ पैरेलल एसिम्प्टोट, जैसे एसिम्प्टोट हम लोग पढ़े हुए हैं, और एसिम्प्टोट क्या था? एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी भी कर्व को इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करता है, वो लाइन एसिम्प्टोट कहला जाता है। अब एसिम्प्टोट में है कि आपके पास एक से ज़्यादा एसिम्प्टोट मिले थे, हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें एसिम्प्टोट हमें मिला है ना, एक से ज़्यादा एसिम्प्टोट। तो अब यहाँ पे एक टर्म बोल रहा है जिसमें हम लोग एसिम्प्टोट तो मिल रहा है और हम लोग को ऐसा एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल एसिम्प्टोट मीन्स आपके पास पैरेलल टर्म का तो पता है, मतलब जिस पैरेलल मैथमेटिकली कब होता है बताओ तो, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होता है मैथमेटिकली?
कब होता है? मैथमेटिकली अगर दो स्ट्रेट लाइन को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो लाइन को, स्ट्रेट लाइन को पैरेलल कब बोलते हैं? कोई भी बताइए, नहीं पता, बताइए। मैम सेम लाइन को उसके पैरेलल एक और, जब स्लोप सेम रहे, यस हाँ, जब स्लोप सेम होगा तो हमारे पास जो लाइन बनने वाला है वो पैरेलल बनेगा। जैसे हमारे पास अगर दो एसिम्प्टोट है, ये चीज ध्यान में रखिए क्या है, हमारे पास अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे हैं बस उसी चीज में हम एक पर्टिकुलर केस बता रहे हैं। देखो हमारे पास एसिम्प्टोट मिलता था y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और अगर इसी mx प्लस c में m का कोई वैल्यू है और c का कोई वैल्यू है, इसी में मान लो m का वैल्यू 2 है, तो 2x प्लस c का वैल्यू मान लो 1 है, तो हमारे पास 2x जो है दैट टर्म प्लस 1, और एक टर्म आ रहा है y, एंड स्लोप सेम हो जाए, स्लोप सेम हो जाए मतलब दिस इज 2 और x, और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये जो दो एसिम्प्टोट बनेगा किसी भी कर्व पे, उसे हम पैरेलल बोलते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट, जो भी क्वेश्चन 2 क्लास में किए होंगे, 2-3 क्लास में, उसमें एक टर्म आता है, आपने 5q m कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे याद है, कर्व के इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रख देते थे और y का वैल्यू m रख देते थे, यही कर, फिर हमें ये टर्म मिलता था, इसको हम इक्वेट कर लेते थे 0 से, जैसे मान लो इसी टर्म को हम यहाँ 0 लेते हैं, और यहाँ से हमें m का वैल्यू मिलता था, मान लो एक आया 1, एक आया -1 और दूसरा भी आ गया मान लीजिए -1। अब ये m का 2 वैल्यू है जो रिपीटेड है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये सेम स्लोप जैसा देगा, क्योंकि वैल्यू तो m का सेम है, और c का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है या फिर c का वैल्यू भी सेम हो जाए। c का वैल्यू सेम भी हो सकता है क्योंकि m का वैल्यू सेम है, और कभी कभी m का वैल्यू सेम के लिए c का वैल्यू डिफाइन नहीं होता, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस किए थे, हम लोग आपस से उस पर डिस्कस करेंगे, 0/0 आ जा रहा था, तो इस केस में c का वैल्यू हम उससे सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो हमें एक नया इक्वेशन के से इसको सॉल्व करना पड़ता था। जब उससे हम सॉल्व करते थे इसका, तो यहाँ पे c का 2 वैल्यू मिलता था, क्योंकि वो c स्क्वायर के टर्म में आ जाता था। जैसे मान लो c का वैल्यू 2 1 आ गया, सपोज हम ऐसा बस आर्बिट्रेरी रख रहे हैं, तो अब ये दोनों वैल्यू इस m पे आप रख के देखो, तो आपको क्या मिलेगा, 2 लाइन, एक वाला इधर पहले से है और ये दोनों फिर आपको 2 वैल्यू मिल गया, तो 3 एसिम्प्टोट मिलेंगे। लेकिन पैरेलल एसिम्प्टोट हम उसको कहेंगे जिसका m का वैल्यू सेम हो, c का वैल्यू डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है द पैरेलल जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंडेंट होती है स्लोप पे, ना कि कांस्टेंट पे, ठीक है। कांस्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो, कांस्टेंट वाले वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, स्लोप होना चाहिए सेम, बस। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर हम करें, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, एक एलिप्स का इक्वेशन है, जैसे मान लो x² डिवाइडेड बाई a², ठीक है, प्लस y², अच्छा एक मिनट, इसको भी छोड़ देते हैं, पहले ये देख लो, उसके बाद बना हुआ है ना उसी में देख लीजिए एक बार, फिर हम ये बात करेंगे। जैसे देखिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लें, चलो इसको ले लो, हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जिसमें एसिम्प्टोट करना है, फाइंड एसिम्प्टोट, सिंपली एसिम्प्टोट बोल रहा है। हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, पहला जो दूसरा तरीका हमने मेथड 2 पढ़ा था, वही सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड माना जाता है ना,
क्योंकि आसान हो जाता है सॉल्व करना। ऐसे पूरे y को m+c हम mx+c लिखते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। और यहाँ बहुत आसान है, x का वैल्यू 1 रख दो, 1 का वैल्यू रखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और y का वैल्यू m रख दो। जब ऐसे कर देते हैं हम तो हमारे पास देखिए x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, और ये करने के बाद हमें सबसे पहले ये जो रिप्लेसमेंट करना होता है वो थर्ड डिग्री के जो हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन होता है उसमें, हाईएस्ट डिग्री वैल्यू जिसकी होती है उसमें करना होता है। अब देखो यहाँ हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 और यहाँ की डिग्री 3 है। जिसमें हाईएस्ट डिग्री है वही ये रिप्लेसमेंट करना है, बाकी में नहीं करना। बाकी में भी हम करेंगे लेकिन हम सिर्फ अभी इसको डील करेंगे तीन इक्वेशन में। तो अब x का वैल्यू 1, m का वैल्यू आपका y का वैल्यू m, और x स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर यहाँ x y स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -y m³ है। तो ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमें m का वैल्यू मिला। अब देखो यहाँ पे m का वैल्यू आपको अभी जस्ट जो हम डील कर रहे थे लक बाई चांस वही है, m का वैल्यू 1, -1 एंड -1, ये m का वैल्यू मिला। कैसे मिला है? इस इक्वेशन के क्यूबिक रूट के फॉर्म में था, हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज कर दिया इसको। फैक्टराइजेशन के बाद हमें ये 3 वैल्यू ऑफ m मिल रहा है। ये जो 3 वैल्यू ऑफ m मिला इसमें जो 2 कॉमन है, यहीं से आप पता लगाओगे कि आपको पैरेलल स्लोप मिलेगा या नहीं, क्योंकि c का वैल्यू डिफरेंट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से ही हम जानते हैं। तो यहाँ पे 2 सेम वैल्यू मिल रहा है m का, दैट मीन्स हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि इस कर्व में पैरेलल एसिम्प्टोट्स होंगे। ठीक है, अब यही चीज हमें m के वैल्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम c का वैल्यू निकालते हैं, और c का वैल्यू जब निकालते हैं तो डिग्री 2 में चले जाते हैं। 3 डिग्री का सारा टर्म एक साथ सॉल्व कर लिया, अब 2 डिग्री में आ गए। 2 डिग्री यहाँ है और यहाँ है, सिर्फ इन दोनों टर्म में है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू m, सो m 2m, यहाँ पे 2m³, 2m²। तो ये टर्म हो गया, यहाँ से c का वैल्यू हम निकाल लिए। फॉर 1 इज इक्वल टू देखो यहाँ निकाल लिए। दूसरे केस में क्या हुआ था, जब हम -1 रखते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन पे, इस वैल्यू पे, तो जो आंसर आता है ये टर्म देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, -m² है। तो आप देखो -1 जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, -3, और ये क्या हो जाएगा +2, ये +2 और +1 3 और ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में भी और ऊपर भी 0 आ जाएगा। तो जब 0/0 का फॉर्म आया था तो हमें पता है इस इक्वेशन से हमें ये सॉल्व नहीं करना, हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देना होता था ऐसे, जिससे हमें c का वैल्यू मिलता था। और ये वैल्यू भी याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। देखना क्या करना, जब c से सॉल्व नहीं हो रहा है तो c² 2 फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल थी उसका सेकेंड डेरिवेटिव 3 आप लिखे हो तो आपको पता है ये 3 है, 3 डिग्री है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म में आ जाओ, c का पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, ये सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये फर्स्ट डिग्री है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, सिर्फ रख देना है। अब देखो ये जो टर्म है ये वो वैल्यू है जिसका हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं किए थे, मतलब x का वैल्यू ये रखोगे 1, तो दिस इज -3 एंड दिस इज m, तो -3m देखिएगा यहाँ वैल्यू रखा होगा, देखिए -3 + m ये लिखा हुआ है। तो इससे हमें सॉल्व करना था। आपको बहुत अच्छे से ये चीज यही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। यहाँ c² लिखा हुआ है, और c² लिखा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, बिकॉज पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, c का टर्म यहाँ है, c² है और सम कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फॉर्म यही होता है x² + x + c, तो ये वैसा टर्म है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल जाता है कि इससे जो हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं वो c का 2 वैल्यू देगा। जब वो c का 2 वैल्यू देगा, देखो निकाला हुआ है c का वैल्यू, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके c का वैल्यू -1 और 2 आ गया।
अब ये सी का वैल्यू आप रख के एसिम्प्टोट निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सी का वैल्यू में अगर इसी में क्वेश्चन साथ में ये पूछ दिया जाए, फाइंड द, जैसे इस क्वेश्चन में है, सिर्फ लिख रहा है फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दे फाइंड द पैरेलल एसिम्प्टोट, तो आपको क्या करना होगा, जो m का सेम वैल्यू और c का डिफरेंट वैल्यू ये आया है, एसिम्प्टोट कितना मिला, 3 ही एसिम्प्टोट मिला है। देखो एक m का वैल्यू ये, c का वैल्यू ये रख के, एक m का वैल्यू ये और c का 2 वैल्यू रख के, तो 3 एसिम्प्टोट मिला है। डिग्री 3 थी, डिग्री 3 है तो 3 एसिम्प्टोट हमें मिला है। लेकिन उसमें से 2 जो एसिम्प्टोट है उसका स्लोप सेम है, c अलग अलग है। तो वो दोनों जो स्लोप होगा, मतलब ये दोनों की बात करें हम, तो ये दोनों जो एसिम्प्टोट है वो पैरेलल एसिम्प्टोट है, और ये जो एसिम्प्टोट है फर्स्ट वाला वो सिंपल एसिम्प्टोट है, वो इन दोनों के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल एसिम्प्टोट है। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ सकता है फाइंड द पैरेलल एसिम्प्टोट, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये टोटल है आपका किस पे, m पे। c का कोई भी वैल्यू रख दो, c का वैल्यू 150 कुछ भी रख दो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद एक टर्म आता है एसिम्प्टोट्स, जो हम ले रहे हैं वो एसिम्प्टोट पैरेलल, टर्म तो बोल दिया, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो एसिम्प्टोट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऐसे एसिम्प्टोट्स जो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हो वो हम पैरेलल एसिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोट पैरेलल आपका, आप बोल सकते हो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्प्टोट होगा उसका क्या कंडीशन होगा, और x एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो एसिम्प्टोट का क्या कंडीशन होगा, हम ये देखते हैं, ठीक है। पैरेलल होने का कंडीशन पता है, पैरेलल कब होगा, व्हेन स्लोप आर इक्वल, c पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। अब इसमें से आपको स्लोप हर क्वेश्चन में, जितना भी क्वेश्चन आप बनाए हो सारे क्वेश्चन में आप बोल सकते हो पैरेलल एसिम्प्टोट निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले में भी देखो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, m का वैल्यू क्या मिला है हमें, द वैल्यू ऑफ m इज 1, -2 और -2। तो यहीं पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पैरेलल एसिम्प्टोट बनने वाले हैं, ठीक है। पैरेलल एसिम्प्टोट हमारे पास होगा, यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक टर्म आता है एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा एक बात बताइए, अगर इक्वेशन कुछ ऐसा हो, अगर ना इक्वेशन नहीं ग्राफ हम दिखा रहे हैं, इसमें ये जो एसिम्प्टोट फॉर्म होगा वो किस तरह का फॉर्म होगा बताओ तो। पैरेलल होगा मैम, ये पैरेलल टू किसके पैरेलल, एक्स और वाई एक्स के पैरेलल है। वो वेरिएंस एक्स एंड वाई में बोल रहा है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के पैरेलल है ना, कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट पे जाके। अच्छा ये जो है ये किसका कर्व है, ऐसा कर्व कभी देखा था, ऐसा कर्व कभी देखे हैं, ये बताइए तो। ये किस चीज का कर्व है ये बता सकता है कोई, e to the power x, नो मैम, e to the power x, e to the power x, एलिप्स नहीं, e to the power x का एक्सपेंशन, ये ग्राफ है। अगर आप ग्राफ बनाओगे ना e to the power x जो है उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, ऐसे जाता है, ये इधर जाएगा इनफाइनाइट तक, ये इधर जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, ये टेढ़ा हो गया है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा,
ये इधर आपका इनफाइनाइट तक इधर जाने वाला है, ये इधर इनफाइनाइट तक जाने वाला है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एसिम्प्टोट दोनों के पैरेलल बना रहा है। तो इस तरह के एसिम्प्टोट को हम क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब एक चीज आप कॉपी पेन थोड़ा लीजिए, तो एक लाइन का डेफिनेशन है, लिखना है आपको। एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन का, बस बहुत आसान सा टर्म है इसलिए लिख लो। अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या करना होगा ये बताना है मुझे। एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो है वो है इक्वेट जीरो ऑफ कोएफिशिएंट। मैम एक्स एंड वाई एक्सिस ना? सिर्फ पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं हम लोग। एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, बस ये लिखिए। ठीक है, यस मैम। इक्वेट जीरो, नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है इक्वेट जीरो, इक्वेट जीरो of coefficient ठीक है of highest power of y in given curve, पहला स्टेप ये है। दूसरा है if coefficient is constant, कभी कभी होता है ना ऐसा, कोएफिशिएंट जो आता है वो कांस्टेंट होता है। if coefficient is constant और रियल नंबर, कांस्टेंट और रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है तब भी कांस्टेंट है, ठीक है। देन देयर इज नो पैरेलल asymptote number, then there is no parallel asymptote, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। ये हमारा पहला काम है। अगर हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एसिम्प्टोट चाहिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा, ये हम क्वेश्चन देके जस्ट अभी तुरंत करेंगे, डोंट वरी, नहीं समझ आ रहा है तो। इफ और हाँ, अगर कोएफिशिएंट जो है उसका कभी कभी वेरिएबल का पावर आता है, कभी कोई टर्म आ जाता है 1 2 3 4, तो अगर कांस्टेंट है तो हमें उस केस में एसिम्प्टोट पैरेलल नहीं मिलेगा। दूसरा लिखिए इसी में, पैरेलल एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही दोनों कंडीशन होगा उस केस में भी।
एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, इक्वेट जीरो टू द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ y की जगह x रिप्लेस कर देना, x इन द गिवन कर्व, और ये जो स्टेटमेंट है ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस इतना करना है आपको। एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस लिख दिया, y को x से रिप्लेस कर दो, एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट एज इट इज सेम रह जाएगा। फिर इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आगे देखते हैं क्या बताना चाह रहा है वो। ठीक है, नोट हो गया? यस मैम। ओके, चलो इसे हटा देते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास मान लो वही इक्वेशन ले लेते हैं एलिप्स वाला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमारे पास ये इक्वेशन है, माइनस बी स्क्वायर, बी नहीं वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स से आपको करना क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्प्टोट, आपको इसमें क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों लिखने का मन नहीं है तो लिख सकते हो फाइंड द एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ जाता है, तो आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फाइंड द पैरेलल एसिम्प्टोट फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे फॉर्म में तो सॉल्व होगा नहीं, कर्व के फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट के टर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको ऐसा करो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ 1 है 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, बी टाइम्स एक्स स्क्वायर और ए टाइम्स वाई स्क्वायर। एक मिनट, हम उल्टा लिख दिए क्या, अच्छा एक, हाँ ऐसे नहीं, आपको ये लिखना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर बाई एक्स, एक्स स्क्वायर डिवीजन में होगा, एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो ये है ना, वैसे भी चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन माइनस साइन है, सो दिस इज बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, दिस टर्म एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम में आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1, पता है ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओह सॉरी दिस वाई स्क्वायर, माइनस साइन बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसमें लिखा जा सकता है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, ये टर्म को हम इधर ला सकते हैं, सो दिस इज व्हाट, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज दिस माइनस ये टर्म इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। हाँ बोलिए, बोलो प्रेम, क्या बोल रहे हो? नो मैम, इक्वल टू 0 बोल रहा है। हाँ इक्वल टू 0, ये टर्म हो गया। अब देखो जो स्टेटमेंट आप लिखे थे उसको देखो एक बार, क्या करना है हमें, अगर हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस लेना है तो हमें वाई का टर्म जो है वो लेना पड़ेगा, वाई के कोएफिशिएंट के टर्म को 0 करना है। अब देखो वाई का कोएफिशिएंट जो है वो क्या क्या है, ये टर्म
यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, इन दोनों में y इन्वॉल्व है, यहाँ y नहीं है, तो y के कोएफिशिएंट्स को लेना है, y स्क्वायर, सॉरी y के कोएफिशिएंट को नहीं, y में जो हाईएस्ट डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री दोनों में ही हाईएस्ट डिग्री है 2 2, इसके कोएफिशिएंट के इक्वल 0 लेना है। अब देखो इस टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ से और यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप इस टर्म को लेंगे, दिस इज ए स्क्वायर, और यहाँ से देखो क्या है एक्स स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही स्टेटमेंट बोलना चाह रहा था कि आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस जानना है अगर, तो वाई का जो भी हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, अगर इसमें एक्स वाई होता तो हम एक्स वाई के कोएफिशिएंट को डील नहीं करते, किसको लेना है, जिसका पावर हाईएस्ट हो उसको लेना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यही है, यही हाईएस्ट पावर है, तो इस टर्म के कोएफिशिएंट्स को 0 से इक्वेट करना है। जब ये 0 से इक्वेट करोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब ए माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस एक्स। ठीक है, देख लो क्या कर रहा है, ए माइनस एक्स लिखा, ए प्लस एक्स, ये जो टर्म है ये, और यहाँ से अगर हम बात करें तो x का वैल्यू जो है, या फिर ऐसे लिख सकते हो फैक्टराइज के फॉर्म में, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज ऐसे लिख लो, यहाँ से वैल्यू, दिस इज वेरिएबल, तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा, तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो स्क्वायर है इधर, तो आपको पता है प्लस माइनस a मिल जाएगा। ये जो टर्म है, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो x प्लस a एंड x माइनस a, ये जो है पैरेलल एसिम्प्टोट है। और अगर इसको ग्राफिकली समझें तो देखो, ये x प्लस a कुछ इधर होगा एक एसिम्प्टोट, और x माइनस a यहाँ कुछ ऐसा एसिम्प्टोट बनेगा। ठीक है, और ये कैसे मिला, ये हमारा इक्वेशन है, कैसे निकालना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना हो तब इस तरीके से निकालोगे आप, जो आपने स्टेटमेंट लिख के अभी सॉल्व किया ना। अगर कोऑर्डिनेट, ये तरीका कब हो सकता है, जब आप एक्स और वाई में से किसी एक एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं, ऐसे जनरल पैरेलल निकाल रहे हैं तो वो तरीका पहले था, एक एसिम्प्टोट है दूसरा एसिम्प्टोट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी एसिम्प्टोट बन रहा है वो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसे वर्टिकल जा रहा है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा केस होगा तब ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। सिर्फ पैरेलल निकालने बोल दे, फाइंड पैरेलल एसिम्प्टोट, तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे, पैरेलल टू एक्स पूछ दे, पैरेलल टू वाई पूछ दे, तब हमें क्या करना है, जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसको हम एक 0 के इक्वेट करेंगे, 0 के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ किया। अब इसी में क्वेश्चन मान लो, ये तो सिर्फ हम वाई एक्सिस के पैरेलल बोल रहे हैं ना, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल गया ना हमें। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना हो तो क्या होगा, कोई बता सकता है, निकाल सकता है? यस मैम। और कोई, बाकी लोग, हो जाएगा, देखो तो करके देखिए क्या आ रहा है। देखिए करके क्या आ रहा है रिजल्ट। उस केस में हमें क्या करना है, ये टर्म और ये टर्म के 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, एक्स का टर्म जहाँ हो, एक्स का टर्म देखो इसमें है और एक्स का टर्म इसमें है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये वाला टर्म आपको 0 से इक्वेट करना, ये और ये टर्म 0 से इक्वेट करना। देखो तो क्या वैल्यू आता है बी का, मैम इसमें तो बी का बी एक्स स्क्वायर टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर आ रहा है। इमेजिनरी आ रहा है। यस मैम। ठीक, अब देखो, हाँ इमेजिनरी होगा तो हो सकता है,
बट इमेजिनरी अगर आ रहा है देन यू विल से देयर इज नो एसिम्टोट। जैसे देखो इस केस में हमारे पास हमें एक्स का स्क्वायर जो है उसके कोएफिशिएंट को जीरो से इक्वेट करना है। दैट मीन्स अगर यहाँ देखें हम तो दिस इज ये फर्स्ट टर्म माइनस बी स्क्वायर है, एक्स टर्म लेना ही नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर ये टर्म आ रहा है एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी यही आ रहा है ना, तो वाई स्क्वायर उधर लेके चले जाते हैं तो हमें मिलेगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ से देखें तो वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम निकालें तो वाई स्क्वायर मीन्स अगर सिंपली वाई निकालो तो दिस इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर, यही आया है ना। यस मैम। अब देखो माइनस साइन अगर रूट के अंदर होता है तो उसका मतलब होता है वो आई। इमेजिनरी नंबर है, आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, यस आई बी। अब y का वैल्यू आई बी आ रहा है, ठीक है, तो ये एसिम्टोट बनेगा। लेकिन चूंकि ये टर्म इमेजिनरी है तो हम यहाँ बोल सकते हैं, इमेजिनरी अगर होगा तब, और केसेस में नहीं बोलना है ऐसा, नो एसिम्टोट, ठीक है। बिकॉज आपको देखो पता है क्यों ऐसा बोल रहा है, एक तो एसिम्टोट है, एसिम्टोट क्या है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच कर रहा है। अब वो इनफाइनाइट कोई पॉइंट है, क्या पॉइंट है किसी को पता ही नहीं है, मतलब ये कर्व इस लाइन को टच कर रहा है और ऊपर से ये जो लाइन है वो भी इमेजिनरी है ना। मतलब यहाँ डबल इमेजिनेशन का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक स्ट्रेट लाइन तो हम जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन है ही, और वो इनफाइनाइट पे टच करेगा, तो इनफाइनाइट तो कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे टच करेगा हम बोल दें ऐसे बहुत आराम से और मिल जाए वो पॉइंट हमें, वो तो नहीं मिलने वाला। और वो जो लाइन आप बोल रहे हैं कि जो कि एसिम्प्टोट फॉर्म कर रहा है वो इमेजिनरी है। जब वो इमेजिनरी है तो वो तो कोई रियल लाइन है नहीं जिसको वो टच करेगा। तो इस केस में अगर इमेजिनरी पॉइंट्स आ जाए तो आप बोलेंगे देन देयर इज नो एसिम्प्टोट, ठीक है। यस मैम। अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन और बना के देखो, तो एक इक्वेशन हम दे रहे हैं, ठीक है, लिखिए। हमें एसिम्प्टोट निकाल के बताइएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल। इक्वेशन है एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब एक साथ है and this is equal to x cube plus y cube. क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द asymptote of coordinate axis, find the asymptote of coordinate axis. So इसका asymptote parallel to x axis और parallel to y axis निकालना है आपको। क्या आ रहा है, बन जाएगा ना। यस मैम, देखते हैं। और बाकी लोगों का, रवि रंजन, निशांत, roll number 28, what is your name? roll number 28, आवाज आ रही है मेरी? कहाँ चला गया? नीतीश बनेगा? यस मैम, ट्राई कर रही हूँ। मैम एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना? एक्स और वाई दोनों, दोनों एक्स और वाई दोनों के पैरेलल एक्सिस पे, जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दिया ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स और वाई दोनों आ जाता है ना।
इस ऐसे क्वेश्चन में ना, यहाँ तो खैर हमारे पास सब क्यूब के फॉर्म में दे दिया है तो ठीक है। कभी कभी होगा कि आपको सिर्फ लिखा रहेगा, जैसे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कुछ टर्म क्यूब का था, कुछ टर्म स्क्वायर का था, कुछ टर्म एक्स का था, लेकिन आपको कंसिडर कौन सा करना है, जिसका पावर हाईएस्ट हो, सिर्फ उसको लेना है। अगर आपको एसिम्प्टोट चाहिए पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको सिर्फ उस पोर्शन से डील करना है जिसमें हाईएस्ट पावर हो, बाकी सारे पावर से डील नहीं करना। मैम इसमें तो सारे बराबर ही हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स का टर्म लो ना, क्या लोगे इसमें, अगर लोगे तो सारा क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ वाई क्यूब है, पहले इक्वेशन लिखो, माइनस एक्स क्यूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही था कुछ ना, सारे में पावर ही था। वाई क्यूब कर रहे हैं इक्वल टू 0 कर रहे हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लेना है, वाई क्यूब का कोएफिशिएंट लो, वाई क्यूब का जब लोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब, यहाँ कोएफिशिएंट और यहाँ है वाई क्यूब, यहाँ है तो मान ले वाई का क्यूब का इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, सो दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, +-1 +-1, एक ही माइनस ही 1 आएगा, +-1 या -1 सिर्फ डिपेंड करता है ना 1 का वैल्यू क्या। चलो, सो दिस इज 1, ये लिख दो सीधे +-1, ये वैल्यू आ गया, बात खत्म। इसी तरह y वाला टर्म लो, क्या आ रहा है देखो, तो ये जो होगा x+1 y+1, तो ऐसे बात करो, ये है x y एक्सेस x+1 और x-1, ऐसा दो एसिम्प्टोट मिलेगा हमें। इसी तरह दूसरे वाले टर्म के लिए निकालो, क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म होगा इस बार सेम टर्म आएगा ना इस केस में भी, क्योंकि वैल्यू यस मैम, वाला है, तो यहाँ पे अगर आप करिएगा y³ हाँ y³ y बराबर +-1, बस यही आएगा। सो दिस इज ऑल्सो एसिम्प्टोट दे रहा है, कहाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब देखो ये कुछ ऐसा एसिम्प्टोट बनेगा, है ना, बस यही यस मैम, पैरेलल टू एक्सिस में। अब देखो मान लो इसी में क्वेश्चन, अगर इसमें सब में पावर ऐसा दे रहा है, मान लो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जैसे x³ + 2x इंटू y², ठीक है, ये एक टर्म है। और अगर मान लीजिए इसका +xy² xy² -xy +2, अगर ऐसा हो इक्वेशन, हमारा कर्व का इक्वेशन ये हो, अगर कर्व ऐसा होगा तो अब वैल्यूज रखो, हाईएस्ट कोएफिशिएंट यहाँ दिख रहा है, हाईएस्ट यहाँ दिख रहा है और हाईएस्ट यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में हम वैल्यूज, इसका वैल्यू इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो एक्स, हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना है, अगर तो एक्स एक्सिस जहाँ जहाँ एक्स है उसके कोएफिशिएंट को 0 डालो, तो एक्स के का कोएफिशिएंट अगर देखें यहाँ तो दिस इज 1 प्लस साइन, ठीक है, यहाँ आ जाइए, दूसरे में क्या हो जाएगा 2y² 2y², और ये हमारे पास +x है। इसका कोएफिशिएंट ले रहे हैं ना, तो सिंपली y² लिखेंगे, y², यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, तो जो y का वैल्यू आएगा, मैम न्यू स्टूडेंट विक्रम भी CIT कौन है? क्या अपने सेकेंड ईयर का तो नहीं लग रहा है। ये सर हम लोग के बैच का नहीं है।
चले गए क्या? चला गया मैम। कहाँ कहाँ से एंटर कर जाए। अभी जस्ट ही आया था ना। चलो देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या है, ये वैल्यू जो है वाई स्क्वायर, मैम तब प्लस वाई स्क्वायर है ना? अच्छा ये भी प्लस है, हाँ ये प्लस वाई स्क्वायर, सो 1 + 3y स्क्वायर आएगा। हाँ यस मैम। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा y वाई बराबर 1/3 प्लस माइनस। यस मैम 1 + 3। इसी तरह x के अकॉर्डिंग 1 + 3y²। हाँ x का अगर देखेंगे तो देखिए x का कोएफिशिएंट दिख रहा है कहीं? x का एक ही कोएफिशिएंट है एक ही है मैम। और यहाँ 2, अच्छा एक मिनट, हम लोग x का ही ले रहे थे ना, x के कोएफिशिएंट को ले रहे थे। अच्छा एक मिनट रुको, इस चीज़ को ऐसे समझो, उल्टा सीधा। हमें करना क्या था, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस लेना है। जब हमें y एक्सिस के पैरेलल लेना है तो y के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को लेंगे। तो यहाँ पे हमें y का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट लेना है, यही गड़बड़ कर रहे थे हम लोग। हाईएस्ट पावर सिर्फ इन दोनों में है, और वो भी हाईएस्ट पावर अगर हम बोल रहे हैं तो आपके पास क्यूब टर्म का अगर रिलेशन है तो ये हाईएस्ट पावर x एक्सिस का शो कर रहा है। और यहाँ पे किसी और टर्म में, कोई और टर्म में दिख रहा है कहीं कोएफिशिएंट? नहीं। तो आप क्या लिखोगे, x³ इज 1 को इक्वेट किससे करोगे? 0 से इक्वेट करोगे, कोई टर्म मिलेगा? तो एक सिंगल वैल्यू है x³ का। तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल अगर हम देखें तो एसिम्प्टोट लाई करेगा। जो दूसरा स्टेप था देखो क्या लिखा हुआ था, अगर सिर्फ क्या है कोएफिशिएंट जो है कांस्टेंट है देन देयर इज नो पैरेलल एसिम्प्टोट। है क्या पैरेलल एसिम्प्टोट? नो मैम। नहीं है। तो उस केस में पैरेलल एसिम्प्टोट हमें मिलेगा ही नहीं। अब y वाले में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ये टर्म है और ये टर्म हाईएस्ट। मैम तो फिर x के टर्म में तो मेरा पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं मिला। हाँ तो यही y हाँ y नहीं के टर्म मिलेगा, में मिल रहा है। y के टर्म में मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि x के टर्म, x के पैरेलल को एसिम्प्टोट ना हो, y के पैरेलल हो, ये हो सकता है, कोई बात नहीं है इसमें। ओके मैम। पैरेलल एसिम्प्टोट में हमेशा पैरेलल आपको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, किसी एक के पैरेलल भी मिल सकता है। जैसे अगर ये देखें हम, ये कर्व है हमारा, तो पैरेलल कब मिलेगा? कभी भी मिलेगा। तो ऐसा होगा जैसे x और y, ये वाला ये x वाला कर्व था तो दोनों के पैरेलल मिल रहा था, यहाँ दोनों के पैरेलल नहीं मिल रहा है, ये हो सकता है। तो x एक्सिस के पैरेलल हमें कोई एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। इन दोनों में देखेंगे तो 2x + x, यहाँ से हम इक्वेट करके 0 निकाल के जो लाएंगे वो वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें x एक्सिस के पैरेलल तो मिलेगा, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल तो मिलेगा, बट x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। ये चीज बस ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो टर्म जिसका कोएफिशिएंट निकालना है, जिसका एसिम्प्टोट आपको निकालना है, सिर्फ आपको उस टर्म का कोएफिशिएंट को, हाईएस्ट पावर, बाकी कितने भी पावर हो उससे मतलब नहीं है। जो हाईएस्ट पावर है सिर्फ और सिर्फ उसके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। अगर वो नहीं आता, 0 से इक्वेट करने वाला कंडीशन नहीं आता जैसे इस केस में, देन देयर इज नो एसिम्प्टोट। आप एक लाइन में बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है पैरेलल एसिम्प्टोट? पैरेलल टू यस मैम। एक्सिस भी क्लियर है? ये तो आसानी है आपका। अब चलो इस पे थोड़ा हम कुछ प्रूफ वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ प्रूवमेंट है, एक्स वाई एक्सिस के टर्म में भी होगा और कुछ प्रूफ करने के लिए पूछा जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्प्टोट। पहले तो क्वेश्चन बोल दिया फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है, कर्व दिया हुआ है और साथ में प्रूफ करना है, एंड देन प्रूव दैट द एसिम्प्टोट फॉर्म्स अ ट्रायंगल।
और जो ट्रायंगल बनने वाला है उसका एरिया ये है। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा लेवल चेंज कर दिया है इसमें, मतलब एसिम्प्टोट पहले आप कर्व का बात करें तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, कर्व का एसिम्प्टोट निकालना। कर्व का एसिम्प्टोट निकालने के बाद कर्व का एसिम्प्टोट का पैरेलल है वो देख रहे थे, पैरेलल टू एक्सिस है और पैरेलल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करता है या नहीं ये देख रहे थे। अब यहाँ देखो पैरेलल नहीं है तो कुछ और होगा, या तो पैरेलल होगा या तो नहीं होगा। पैरेलल है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैरेललिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब अगर पैरेलल नहीं है तो कुछ और केसेस बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास मतलब कर्व है, कर्व का अलग अलग एसिम्प्टोट, मतलब 3 डिग्री की कर्व है यहाँ, तो 3 एसिम्प्टोट आएगा ये श्योर है आपको। जैसे देखो क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ y मल्टीप्लाई होगा, y क्यूब होगा, तो डिग्री ऑफ एसिम्प्टोट जो कर्व है वो क्या है, पावर 3 है। जितनी पावर होती है ना डिग्री की उतना एसिम्प्टोट बनता है, तो 3 एसिम्प्टोट बनेगा। और ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन में, प्रूव करने बोल रहा है, ये जो 3 एसिम्प्टोट आप ला रहे हैं वो तीनों एसिम्प्टोट मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और उस ट्रायंगल का एरिया जो है वो a स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपका ऐसा ही होता है, कुछ प्रूव करने के लिए दे देगा, ऐसा ऐसा कंडीशन है ये वो बता है। अब देखो इसी चीज को मल्टीप्लाई करके कर्व के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, कर्व हमारा ये है, और कर्व से आपको एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने पहले से आता है, सबसे पहले ही सीख रहे हैं हम लोग, सीख चुके हैं। तो अब देखो कर्व में से एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m, यही रखना है ना। बताइए प्रशांत, एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? एक में 1 एम रख देंगे मैम, बाई की वैल्यू। हाँ, आवाज तो कम आ रही है बट हाँ चलो आप कर सकते हो। अब देखो वो भी किसमें, हाईएस्ट डिग्री जिसकी होगी उसमें। तो यहाँ देखो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ, हाईएस्ट डिग्री है यहाँ, यहाँ हाईएस्ट नहीं है, तो इन दोनों में रखना है थर्ड डिग्री वाला। सो 5 क्यूब m इज इक्वल टू m क्यूब माइनस m क्यूब, दिस इज m, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू ही m है, और ये m क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया, m का वैल्यू देखो यहाँ से m का वैल्यू हमें 3 मिला है। ठीक है, यहाँ पैरेलल नहीं है, वैसे आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन अगर ध्यान में हो तो, कि कभी भी दो पैरेलल लाइन अगर मिल जाएगा तो ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा नहीं, करेगा कभी? पैरेलल लाइन ट्रायंगल फॉर्म कर नेवर, नहीं ना, कभी नहीं करेगा। तो ये तो श्योर है कि तीनों m का वैल्यू डिफरेंट आएगा, ये चीज आपको यहाँ भी माइंड पे क्लिक कर सकता है, क्योंकि एरिया जो सॉरी ट्रायंगल की बात कर रहा है, और कभी भी ट्रायंगल की बात कर दिया दैट मीन्स एसिम्प्टोट पैरेलल नहीं होंगे। जब एसिम्प्टोट पैरेलल नहीं होंगे तो m का वैल्यू सेम नहीं होगा, तो m का वैल्यू डिफरेंट आ गया। देन हमें c का वैल्यू चाहिए होता है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए 5 to m निकालते हैं, और 5 to m में हमें इसका कोएफिशिएंट चाहिए जो कि -2a है, -2a m स्क्वायर, और ये है x, ये तो x है तो इसका तो खैर हमें यूज ही नहीं करना, हमें मिलने वाला है ये, एक मिनट कुछ मिसिंग है क्या, 2a m स्क्वायर। ठीक है, ये शायद मिसप्रिंट है, यहाँ x स्क्वायर होगा, 5x स्क्वायर, क्योंकि 5 to m, अच्छा एक मिनट देखो ये मिसप्रिंट है, ये नहीं होगा, समझे? ये 2 माइनस जो है ना, ये साइन माइनस पहले आ जाएगा, 2 इधर लिखा जाएगा। जैसे देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना, जिसका पावर 2 रहे उसका पावर 3, पावर 2 सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो -2a m स्क्वायर होगा। तो -2a m स्क्वायर को ना देखो a m स्क्वायर लिख दिया, ये -2 बीच में पड़ गया, मिसप्रिंट हो गया मैम। हाँ ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये चीज नोट करिएगा, ये टर्म आपके पास आ रहा है -2a m स्क्वायर। ठीक है, ये -2a m स्क्वायर, सो ये -2 m स्क्वायर हो गया। c का वैल्यू आपको पता है -5 to m बाई 5 डैश, जो 3 है m होता है। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन -3 m स्क्वायर।
सो ये जो डिफरेंस है ये हमें डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आया दैट इज सी। माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ है, माइनस ये तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ये इतना मिला है। अब इसमें करना क्या होगा, हमें बारी बारी से m का वैल्यू रखना है। m का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1, m का वैल्यू -1, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। एग्जैक्टली वही काम यहाँ किया। जब सारा वैल्यूज रख दे रहे हैं तो m का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो ये टर्म 0 हो जा रहा है, ये टर्म पूरा 0 हो जा रहा है। 0 बाई कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, सो ये 0 हो गया। m का वैल्यू जब 1 रख रहे हो तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर 2a और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 3 मतलब -2, तो ये हो जाएगा -a, -2 कैंसिल, तो a बचेगा -a। इसी तरह m का वैल्यू जब 3rd रखे तो ये आया, तीनों अलग अलग टर्म आया है। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कोई बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ तो पता नहीं है, हाइट मालूम है, बेस हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे पॉइंट से निकाल रहे हैं ना, तो पॉइंट से कैसे निकालते हैं उसका कोई फॉर्मूला याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये पढ़े थे, 3 पॉइंट्स होता है हमारे पास, जैसे मान लो ऐसे x2 माइनस x1 y2 माइनस हाँ y1। हाँ हाँ वैसे हाँ हाँ बना। ये वाला भी है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास x1 y1 ये वाला पॉइंट हो गया कुछ, ये ट्रायंगल है, और इसी तरह यहाँ x2 y2 क्या ऐसा ही है ना, ये हमारे पास यस यस ये पॉइंट है, क्योंकि हमें Yes, पॉइंट ma'am. मिलेगा हर केस में, देखना पॉइंट ही मिलेगा। यस मैम। ये तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट के टर्म में हमें एरिया डिफाइन करना है। पहले तो तीनों एसिम्प्टोट निकाल दिया, 3 वैल्यूज ऑफ ए बी सी जो मिला है हमें m और c का वैल्यू, तो उससे हमें एसिम्प्टोट ये 3 मिल गया। अब इस एसिम्प्टोट का आप क्वेश्चन से थोड़ा हिंट ले लें, तीनों एसिम्प्टोट मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है जिसका ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एरिया है, हमें ये लाना है। मैम तो ये लास्ट में आया -1, तो ये माइनस हाँ सिर्फ a हो जाएगा मैम, a हो जाएगा ये सिर्फ। दोनों, तो इससे ऐसे नहीं निकाल सकते ना, फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा ना, ये तो एक मैम सिर्फ a ही होगा ना, यहाँ पर माइनस हाँ हाँ कैसे होगा? माइनस होगा ना, ये देखो ये क्या है 1 - 3 है, आएगा डिनोमिनेटर में -2 यस -2 और 2 कैंसिल होके -a आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑफ m एसिम्प्टोट। बराबर -1 था ना, उसमें कंफ्यूजन था, समझ गए मैम। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इन तीनों, ये तीनों जो है वो लाइन है, पता है आपको स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ से देखिए आपको पता चल जाएगा, एक जगह तो y का वैल्यू 0 बोल रहा है, ठीक है, अब y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या होगा, ये y, ये स्ट्रेट लाइन x माइनस ए और ये x प्लस ये -x प्लस ए, ये वाला जो टर्म है, ये तीनों इक्वेशन से आपको क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो बहुत क्लियरली मिल रहा है, ये पॉइंट, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला फॉर्म जो है ये इस पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब y का वैल्यू 0 पुट कर लो, पता है आपको y इज इक्वल टू 0, अब y का वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, माइनस a ना, माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यस मैम। और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -a, इसमें ये 0 रख लो, x इज इक्वल टू -a। अब ये तीनों पॉइंट देखिए लिख दिया है इसी चीज को, y 0 है, x का वैल्यू a, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -a, y का वैल्यू 0, और x इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड ही कर लें, ठीक है, तब हमारे पास 3rd इक्वेशन मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा, तीनों टर्म का हमें वैल्यू मिल गया x। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो है दैट इज a0 -a0, ठीक है, और 0 0, ये वैल्यू हमें मिला। तो तीनों अच्छा
A0 0 माइनस A0 एंड 0 माइनस A, ये 3 पॉइंट मिल गया। इन तीनों पॉइंट को जो पॉइंट से फॉर्मूला निकालते हैं एंगल का वो निकाल लें, देन हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल गया और वही रिजल्ट हमें शो करना था। क्वेश्चन क्या किया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्वेश्चन को क्या कर दिया है, दो अलग अलग तरह के इक्वेशन को ना, मतलब दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को मर्ज कर दिया है एक जगह। एसिम्प्टोट मान लो निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट पे आप एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वैल्यू आपको मिल जाएगा ना। कभी भी स्ट्रेट लाइन का एक वैल्यू, हमें एक पॉइंट पता है तो उसमें एक एक्सेस का एक्स का वैल्यू रखोगे तो वाई मिल जाएगा, वाई का वैल्यू रखोगे तो एक्स मिल जाएगा। उससे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल शो करना था। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया। समझ आया ये क्या कर रहा था? एक बार फिर से खुद से बनाई हुई समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन होगा तो। थोड़ा बहुत कहाँ कंफ्यूजन है बताओ? नहीं मैम, बनाएंगे ना फिर से तो पूरा हाँ मतलब तो माइंड। प्रैक्टिस तो खैर करिएगा तो उससे ज़्यादा समझ आएगा, ये बात तो सही है। क्योंकि देखो इसमें प्रोसेस वही जाना है हमें, जैसे एसिम्प्टोट के लिए निकालते थे वो एसिम्प्टोट निकाला, एसिम्प्टोट निकालने तक तो वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सारे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। सारे इक्वेशन में जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें पॉइंट मिल रहा है और इस पॉइंट से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, बस इतना कर रहे हैं, यही आपका प्रूफमेंट। मैम जहाँ वैल्यू पुट किया थोड़ा दिखाएगा, स्क्रॉल कीजिए ऊपर की तरफ। क्या? यस, तो वहाँ हाँ बोलिए। वैल्यू वैल्यू यहाँ लेना, पे यहाँ y is equal to 0.x जो लिया है, y is putting the equal value to, of m and c equation of three symptoms will be। मैम मेरा थोड़ा समझा दीजिएगा जो वैल्यू पुट किया है यहाँ पे। देखो 0 रखो इसमें, ये 0 यहाँ से मिला, इसमें रख लो यस 0, x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a। मैम इस साइड जो हुआ है y is equal to 0.x plus 0। y इज इक्वल टू ये वाला, अरे ये तो m का वैल्यू और वो है, कुछ नहीं। देखो m का वैल्यू 0 0, अच्छा c का वैल्यू 0, m का वैल्यू, समझ गया मैं। c का वैल्यू 1। दीपक कुमार, इतना लेट, ठीक है यही करना था। और इन दोनों के वैल्यू से इसको निकालना है बस। 0 यहाँ रख दिया, देखो तो y 0 x है। There is no Deepak Kumar in my class। दीपक कौन है? कौन कौन एंटर कर रहा है फिर रिमूव हो रहा है? ये प्रगति अभी क्यों एंटर करती है मुझे समझ में नहीं आता। लास्ट क्लास में इसका भी अभी भी एकदम लास्ट 15 मिनट आधे घंटे पहले, मतलब 20 मिनट पहले इन्हें एंटर करना है। रहने दो, नहीं आज लास्ट मोमेंट पर सिर्फ अटेंडेंस के लिए एंटर करना है। ठीक है हो जाएगा ना, चलिए इसी तरह यस मैम। यस मैम। एसिम्प्टोट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन क्यूब ही रहेगा, जनरली आपको क्यूब तक का ही टर्म देगा। एंड शो दैट दे कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी क्या किया है, कर्व है, एसिम्प्टोट निकालो, एसिम्प्टोट के बाद ये शो करो कि जो एसिम्प्टोट है वो स्ट्रेट लाइन को 3 पॉइंट्स, क्या बोल रहा है, कर्व अगेन इन द 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो कट करेगा 3 पॉइंट्स पे, फिर आपको ये शो करना है। मतलब हर जगह वही है, क्वेश्चन में सारा शुरू का सारा स्टेप वही रहेगा, सिर्फ आगे वाला पोर्शन जो है वो देखना होगा। चलो देखो ये भी हम कर लेते हैं। x का वैल्यू 1, y वैल्यू m, क्यूबिक इक्वेशन है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ना ना तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखना, कौन सा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, क्यूबिक है, सिर्फ क्यूबिक वाला टर्म लेना है, बाकी का टर्म हमें नहीं लेना, सिर्फ क्यूबिक वाला टर्म पहला स्टेप, वहां से m का वैल्यू मिल जाएगा। देन c का वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरा जिसका पावर 2 हो, पावर 1 वाला नहीं लेंगे, पावर 2 वाला लेंगे,
तो पावर 2 वाला टर्म हम यहाँ देखिए, इसका एक्स वाई है, दिस इज एम, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू m, तो m हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो m का वैल्यू, y का वैल्यू m है तो m का स्क्वायर, ये टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, सिंपली c निकाल लिया, यहाँ से एसिम्प्टोट मिल गया। ये इतना काम तो उतना ही होना है जो था पहले। पैरेलल एसिम्प्टोट आ रहा है, m का वैल्यू 2 ही है, लेकिन m का वैल्यू 2 है तब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा। मैम तो फिर बाय डिफॉल्ट हम 0 तो ले सकते हैं ना। क्या 0 0 एसिम्प्टोट 0 0 क्यों लेंगे? और मैं मेरा कर्व तो ही दोनों निकाल रहा है, तो थर्ड टर्म 0 0 ले सकते आपकी आवाज नहीं आ रही है निशांत, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हैं। गाना गा रहा है वो। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इंस्ट्रूमेंट। हमें ये 2 एसिम्प्टोट मिल रहा है, तो हमें तीसरा एसिम्प्टोट कैसे निकालना पड़ेगा? कंबाइन करके, जैसे देखो यहाँ निकाला है, क्योंकि अगर आपको पता है जितना डिग्री है उतने फॉर्म ऑफ एसिम्प्टोट की हम बात करते हैं, तो उतना अगर एसिम्प्टोट चाहिए तो पहला एसिम्प्टोट तो ये मिल गया, सेकंड ये मिल गया, और थर्ड एसिम्प्टोट है वो क्या हो जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन, मतलब 0 0 जो टर्म बोल रहे हैं। बट हमें फिर यही वहाँ पे करना पड़ेगा कि आप उसको कंबाइन कर लो, उससे निकाल लो। एक एसिम्प्टोट ये मिला, दूसरा एसिम्प्टोट ये मिला, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। अब इन तीनों एसिम्प्टोट में, तीनों एसिम्प्टोट का इक्वेशन हमें मर्ज कर दिए। यहाँ पे हम मर्ज क्यों कर रहे हैं, पहले एक बार देख लीजिए करना क्या था। शो दैट दे कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बन जाएगा ये आपसे? बन सकता है? बताओ, बन सकता है तो एक बार ट्राई करो तो, क्योंकि सारा क्वेश्चन बता ही देंगे तो फिर बनाओगे क्या तुम? बताओ, फिर प्रैक्टिस भी नहीं करोगे। करके देखिए तो बन सकता है। मैम इस चैप्टर का दे दीजिएगा 2-3 चैप्टर जैसे जितना पढ़ा दिए हैं, ऐसे हम लोग के पास कुछ रिसोर्स ही नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को पीडीएफ मैंने भेजा था ना सारा? तो मैम वो तो सब बना हुआ है ना उसमें। अच्छा, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, सॉल्व करने के एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बना के रखा था प्रैक्टिस के लिए, देने के लिए। मैम जितना भी अभी तक पढ़ा दिए ना वो सारा दे दीजिएगा तो बना लेंगे बैठे बैठे। अच्छा ठीक। ऐसे और में आप, कि फेयर भी क्लियर हो जाएगा, बनता भी चला जाएगा। ठीक है ठीक है। सारा मतलब सारा मीन्स कहाँ से? जो कर्व स्टार्टिंग वाला से सारा? नहीं मैम, जो स्टार्टिंग से क्लास में जो बताया था उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए ही दिया था, बहुत सारा क्वेश्चन दिया था कलेक्शन करके। नहीं, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए हो आप लोग? बना के कहाँ दिया था? कुछ बोर्ड पे बनाया था, कुछ आपने खुद ही बनाया, जिसमें बना के लाना। मैम तो सारा को अभी पटना में ही छूट गया ना तो। अच्छा, छूट गया है, वो भी है। वैसे भी हो सकता है कि जून में हो जाएंगे पटना ही, देखेंगे। फिर से सारा लिखोगे आप लोग? करके देखना तो ठीक है, सही वैसा वाला क्वेश्चन करके देखोगे ना, ये सब क्वेश्चन वैसा ही है आपका। फिर देखो, डिटरमाइन द एसिम्प्टोट निकाला है, देन शो दैट दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। ये जो है ना क्वेश्चन, वही सारा मिक्स करके दिया हुआ है। फिर यहाँ एलिप्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कर्व विद द एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन दिया है। बट ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, चांसेस कम है, बट फिर भी ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना लगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, है ना? कभी कभी क्वेश्चन होता है ना, ऐसा लगेगा।
और एक काम आप लोग ये किए हो, पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का चेक किए हो, देखे हो? यस मैम, क्वेश्चन देखे हैं, थोड़ा वो डिस्कस कर देते हैं सारा क्वेश्चन एक बार। टीपीयू के साइड प्रीवियस से वाला डाउनलोड हो सारा रहा था ठीक है, देवाशीष? जो पोर्शन कर रहे हैं उससे हम लोग डिस्कस करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, पर ईयर का आप डिस्कस कर देते हैं ना। पर ईयर का हर साल का पैसा नहीं, 3-4 साल ही मिलेगा ना, 3 साल तक का 3-4 साल का यस मैम, पैसा। 4-5 साल का है। 4 साल से ज्यादा का आई डोंट थिंक अवेलेबल भी है, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जब से बनी है तभी से होगा ना कलेक्शन उसका। 18 से ही हुई है मैम। उससे पहले का तो हम उससे लोग का पहले फर्स्ट वाला बैच होगा। है, हाँ टीपीयू तो का सेकंड बैच है हम लोग का। हाँ तो वही तो, हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम प्रीवियस वाला थोड़ा बहुत देख सकते हैं कैसा पैटर्न है। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को जो है उस क्वेश्चन से, जैसे देखो ये कर्व वाला एसिम्प्टोट से कुछ क्वेश्चन होते हैं। आपका इनडिटर्मिनेट लास्ट टाइम आई थिंक क्वेश्चन नहीं था। मैम जो टीपीयू का सेट है उसे बीएससी मैथ का भी डाउनलोड करेंगे तो चलेगा ना? बीएससी सब्सिडियरी देखना, सब्सिडियरी मैथमेटिक्स नहीं हो मिलता जाएगा। है मैम। अब वो नहीं बीएससी में, हाँ बीएससी मैथमेटिक्स का ही सब्सिडियरी होता है ना, जो भी होगा सब्सिडियरी वाला होगा। मैम सब्सिडी पेपर सबका सेम ही होता है ना, चाहे वो बीसीए हो, बीएससी आईटी या बीएससी। सबका एक है, वोकेशनल कोर्सेज हो या फिर ट्रेडिशनल कोर्सेज हो, सब्सिडियरी सेम होता है। आपका बीसीए वाले जो पढ़ेंगे वही आपको भी पढ़ना है, डिफरेंट नहीं पढ़ना, सेम पढ़ते हो दोनों आप लोग। तो जो सब्सिडियरी पेपर है वही कॉमन पेपर होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं ना, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वैसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो आप देख लेना, पहले क्वेश्चन एक बार देख लेना, होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर देंगे। बट वो टॉपिक वाइज होता है, जैसे पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस अगर पढ़ लेते हैं ना तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप देख के अपने आप कंपेयर कर लो कि किस क्वेश्चन से किस तरह का क्वेश्चन है। यस मैम। तो पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस से किस तरह का क्वेश्चन है, जब पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा लेंगे तो एक बार वो भी डिस्कस कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ टॉपिक वाइज देखना है तो खुद भी देख सकते हो, नहीं तो हम भी डिस्कस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैम ये भी लगता है कि एक हम बार लोग का सेकेंड ईयर का एग्जाम जुलाई अगस्त तक ले ही लेगा मैम। जुलाई अगस्त में? यस तो मैम। अभी आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें भी बहुत स्लो मोशन चल रहा है ना। जब हम फास्ट जाने लगते हैं तो आप लोग बोलते हो कुछ समझ ही नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन जो कवर करने के लिए, देख लेने के लिए बोला है, एक आइडिया मिल जाएगा ना क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या सिलेबस है, देख लो एक बार। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, मतलब आपके जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा चौड़ा है, और अकॉर्डिंगली हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। मैथ का क्लास हम लोग अभी लेट ही से चालू हुआ है ना मैम। हाँ मैथ वो भी है, तो इसलिए वो किसी तरह कवर अप करना है ना, तो फिर वो आपको एक बार खुद भी देखो, कंपेयर करो, तो आप भी मुझे बता दोगे तो कोई इशू नहीं है। जिस पोर्शन से आ रहा है, जैसे लेबनीज थ्योरम वगैरह से क्वेश्चन था, सीरीज वगैरह का कुछ क्वेश्चन है, एसिम्प्टोट से क्वेश्चन है, ये सब मैंने देखा है, तो वो चीज़ आप देख लेना है। वैसे डिस्कस करते चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक से लिस्ट ही बना लेंगे मैम। लिस्ट हाँ बना के आपको सेंड लिस्ट कर अप कर सकते हो, वैसे लिस्ट अप कर सकते हो, लेकिन ये भी श्योर नहीं होता ना कि अकॉर्डिंगली ही है। हाँ वो भी लेकिन है, हाँ क्योंकि पिछले आप ईयर पढ़े थे तो ऐसा नहीं हुआ था। हाँ ये हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ आप ये फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन कुछ पोर्शन से रहेगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, क्या फोकस करना है किस पे। जैसे कभी एसिम्प्टोट से पूछ लिया, कभी कर्वेचर से पूछ देगा, लेबनीज थ्योरम से सिंपल प्रूवमेंट पूछ दिया, कभी एक्सपेंशन पूछ दे, कभी सिंपल फॉर्म पूछ दे, कभी ये हो सकता है ना। मैम सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस में से। सब में से आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी ऑप्शन है आपका अच्छा खासा, इंटीग्रल कैलकुलस का भी है, फिर इसके बाद एक आपका और टॉपिक है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो और मैकेनिक्स, 4 टॉपिक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस कर लोगे ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप हो जाएगा,
उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, इसी तरह का पढ़ते हैं, ये पावर 4 है तो डिग्री 4 है, इस तरह का चीज पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस एक साथ पढ़ लोगे तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। बोलने का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत लोग बोलते हैं ना डिफरेंशियल से बहुत क्वेश्चन आता है, तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, दोनों पोर्शन के कंबाइंड पढ़ोगे तो दोनों डिपेंडेंट ही है। इंटीग्रल फिर पढ़ेंगे तो इंटीग्रल थोड़ा अलग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद भी एक बार देख लो तो ज्यादा मतलब अपने आप में भी एक माइंडसेट बना के रख सकते हैं ना, कैसे किस तरह का क्वेश्चन होता है, क्या करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि हमें थोड़ा फास्ट मूव करना चाहिए। और शुरू में मैंने इसलिए बहुत, शुरू में आपने देखा होगा बहुत स्लो मूवमेंट चल रहा है, बहुत स्लो, एक बार थोड़ा स्पीड, सब कुछ माइंड एकदम अच्छा से हो जाए, सब समझ में आने लगे, फिर थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, है ना। यस मैम। एक बार फास्ट कर देंगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन शुरुआत अब जो चीज है अब थोड़ा कर सकता है, लेकिन हाँ फिर भी प्रॉपर टाइम दो कि समझ में आए जो टॉपिक आ रहा है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ऑप्शन होते हैं, इस टॉपिक से कवर कर लिया, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए, तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो तो बना लोगे, किसी और टॉपिक का नहीं पढ़े तो नहीं बना पाए, लेकिन जिस टॉपिक से पढ़े हैं उसका क्वेश्चन ना छूटे, इसका एकदम चांस मत रखने दीजिए, 0% प्रोबेबिलिटी छोड़िए कि जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन ना छूटे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है तो बिल्कुल भी एकदम परसेंटेज छोड़ो ही मत। इसीलिए हम लोग हर तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने ये देखा होगा सारा कलेक्शन कर ले रहे हैं कि हर तरह का क्वेश्चन, जो भी वेरिएशन हो क्वेश्चन में, थोड़ा भी चेंज हो तो कहीं सर दर्द ना हो, समझे, जो टॉपिक पढ़े हो उससे अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ऑप्शन तो होता है ना एग्जाम में, इस टॉपिक से नहीं बना है दूसरे टॉपिक से बना रहे हैं, लेकिन जिस टॉपिक से पढ़े हैं, मान लो जिस टॉपिक को बहुत पढ़े हो उससे भी नहीं बना, तो बाकी पोर्शन में क्या पढ़ोगे, जिसका नहीं कवर किया है वो बहुत अच्छे से, जो नहीं कवर किया वो कैसे बना पाएंगे, जिससे बहुत टाइम दिया है उससे अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बाकी पोर्शन से क्या बनेगा, बन पाएगा। नो मैम। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो इससे, ठीक है, फिर हम लोग आगे करेंगे। मैं फिर बहुत कुछ, अगर ये सब बोल बन जाता है तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। और एक पोलर कोऑर्डिनेट से हम बता देंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होता है इसमें, ठीक है, ओके देन। ओके मैम, थैंक यू मैम।